बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बलूचिस्तान के ऊपर हमने 3 प्रोग्राम टोटल करने हैं। उनके कैपिटल जो है कोयटा के बारे में, पश्तून बेल्ट के बारे में और बलोच बेल्ट के बारे में। आज हमारा प्रोग्राम जो तीसरा प्रोग्राम है वो बलूचिस्तान की बलोच बेल्ट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, सुबह बलूचिस्तान बुनियादी तौर पे 2 बेल्ट्स, पश्तून बेल्ट और बलूचिस्तान की बलोच बेल्ट पे मुश्तमिल है। तो हम छीना साहब से जानेंगे, ज़रा बलोच बेल्ट के हमें डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान का जैसे बताया गया कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें तो एक बड़ा हिस्सा जो है, जो बलोच है, को 22-24 अज़ला हैं, वो बलोच और उस पे हिस्से पे शामिल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ज़िले कौन से हैं। उनमें आप देखिए, अगर आप शुरू करें उस तरफ से, कराची की तरफ से, तो हब आएगा, लसबिल्ला है, आवरान है, ग्वादर है, पंजगूर और खुजदार, वाशोक, चागी, खरान, कल्लात, झलमक्सी, नसीराबाद, खिच्ची, सिब्बी, कोल्लू, बाखरान और इस तरफ नसीराबाद और साथ डेरा नवाब बुगटी जो है, जो टीजी खान के साथ है, ये अज़ला हैं। अगेन जो है इसके आप एक ये वाला ज़िला जो है डेरा बुगटी, ये डीजी खान के साथ मिलता है। सो यहाँ पे आपको सराइकी कल्चर और पंजाब के जो है कल्चर वो डेरा गाजी खान के साथ जो है वो मिलेगा। तो आपको नसीराबाद, जाफराबाद वो उस तरफ आपको मिलेगा, तो सिंध वाला कल्चर मिलेगा। तो ये आगे जाके जो कराची के साथ है वो मकरान और बलोची बोलने वाले लोग हैं, साहिली उनके इलाके हैं। जी बिल्कुल जी। अच्छा मालिक साहब, सबसे ज़्यादा जो हमारे वॉलंटियर्स को मुश्किल आई है पूरे पाकिस्तान में, KPP के चाहे 6 इलाके हों, पंजाब के 4 इलाके हों जो हमने डिवाइड किए थे रिपब्लिक पॉलिसी ने, या सिंध का इंटीरियर या अर्बन सिंध हो, बलूचिस्तान में पश्तून बेल्ट है या बलोच बेल्ट। बलोच बेल्ट की असेसमेंट बहुत मुश्किल रही है क्योंकि सर्वे यहाँ पे सैंपल वाला सर्वे मुमकिन नहीं था। तो फिर हमने फीडबैक्स के ऊपर सर्वे किया। हमने अपने वॉलंटियर जो हमारे इजला में थे उनसे कहा कि हमें अच्छी रिपोर्ट्स जनरेट करवा के दें और उनका जो पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशन है उनके बारे में बताएं। तो मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो इस इलाके का पॉपुलर वोट है वो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, बलूचिस्तान का जब हम बलोच बेल्ट एरिया डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे बलोच कौम परस्त जो हैं उनकी एग्जिस्टेंस आपको मिलेगी, जिसमें है BNP है और नेशनल पार्टी है। और इसके अलावा जो बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनका एज ए पार्टी नहीं, उनकी पर्सनैलिटीज़ जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस है। बाकी इसका कह लें कि जो हदूद अरबा है उस एतबार से पसमानदा अजला या पसमानदा एरिया भी इसमें काफ़ी सारा है। तो इसमें जो पार्टियों की, सियासी पार्टियों की तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज सच ग्रास रूट लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस एतबार से वहाँ पे ये जो कौम परस्त है वहाँ पे बलोच रहनुमा, उनकी एग्जिस्टेंस है वो आपको नज़र आएगी। जी छीना साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो बलोच एरियाज़ जो पंजाब के साथ और सिंध के साथ अटैच हैं, उनमें अभी भी जो सरदारी निज़ाम है वो बड़ा ही सख्ती से राइज है और अमूमन सरदारों को हराना बहुत मुश्किल है। अगर हम डेरा बुगटी की मिसाल दें तो पिछले इलेक्शन में यहाँ से शाहजैन बुगटी जीते थे सूबाई असम्बली की सीट, और दूसरे नंबर पर सरफराज बुगटी थे। तो दोनों कैंडिडेट्स बुगटी ही थे। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो ट्राइब्स के बगैर इलेक्शन जीत सके। नहीं, तो ज़ाहिर है वो जो यहाँ पे पार्टियाँ जो हैं वो भी, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ वो भी तो यही ऑप्ट करती हैं कि अब ये चूँकि इलाका सारा भुगटियों का, यहाँ पे भुगटी सरदार हैं, तो वो उसमें कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा मजबूत दड़ा है उसको हर पार्टी अपने साथ मिलाएगी। और ये आप देखिएगा तो यहाँ पे हर इलेक्शन में जो है वो लोग पार्टियाँ चेंज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है भुगटी, अगर इलाका बात करें तो भुगटियों के बगैर नहीं है। इसी तरह आगे थोड़ा करेंगे तो जमाली हैं, वहाँ से आपको वही ट्राइब का मिलेंगे और वही जमाली जो हैं वो किसी न किसी पार्टी से होंगे। सो यहाँ पे आप बलूचिस्तान की अगर ओवरऑल भी बात करें सियासत की, तो वहाँ पे पार्टियों से ज़्यादा
الیکٹیبلز کی سیاست ہے اور وہ یہاں پہ آپ کو ملے گی. جی بٹ صاحب آپ جیسے ضلع خوزدار کی بات کر لیں, وہاں پہ زہری ٹرائبس آباد ہیں, وہ زہری ٹرائبس ہی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشست جیتتے آئے ہیں. اس کے ساتھ اختر مینگل صاحب بھی ادھر سے ہیں. اختر مینگل صاحب کی جو BNP ہے اس کی ریپریزنٹیشن جو بلوچ ایریاز ہیں اس میں ابھی بھی سب سے زیادہ لگ رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ. میں نے پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ جو بلوچ بیلٹ ہے بلوچستان کی, تو وہاں بلوچ سردار جو ہیں ان کی ایگزسٹنس ہے. تو جو اختر مینگل صاحب ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی سردار ہیں اپنی ٹرائب کے, تو ان کی ایگزسٹنس ہے. جیسے زہری ہیں وہ اپنے ٹرائب کے اعتبار سے بھگتی ہیں. تو یہ ایریا جتنا بلوچستان کا آپ کا بلوچ بیلٹ کا ہے تو اس میں جو بلوچ سردار ہیں ان کی ہی منوپلی ہے. یعنی رند ہے تو وہ جس پارٹی میں ہوں تو ظاہر ہے ان کی انہوں نے سیٹ نکالنی ہے, رئیسانی ہے, پاپولر وہی ہے. سردار یار محمد رین صاحب کچھی سے تھے تو وہ PTI سے تھے, وہ جیت کے بعد میں چھوڑ گئے, لیکن کچھ ریزسٹنس بھی ہے. چینا صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے گوادر دیکھ لیں, اب گوادر پہ BNP کا بہت اثر تھا. اب وہاں پہ مولانا ہدایت اللہ ایک کریکٹر جو جماعت اسلامی کے ہیں, وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہوئے تھے اس میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی. تو کچھ حد تک جو ساحلی علاقے ہیں بلوچستان کے یا اس کے اوپر جو اضلاع ہیں اس میں اس طرح کا سرداری نظام نہیں ہے, اور لوگ جو بلوچ نیشنل یہ نہیں کہ وہ پاکستان کی دوسری پارٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ جو لوکل ایشوز اور بلوچ نیشنلزم کے اوپر اچھی سیاست کریں گی پارٹیز, ان کو ووٹ دینے کا سینٹیمنٹ رکھتے ہیں. آپ اگر مولانا ہدایت اللہ کی بات کرتے ہیں تو اگین میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مطلب اس طرح کا سرداری نظام نہیں ہے, بٹ اگین وہ سرداری نظام ہے کہ وہاں پہ جو مچھیرے تھے, جو لوگ لوکل ہیں گوادر کے, ان کے مسائل تھے, ان مسائل کو لے کے انہوں نے احتجاج شروع کیا اور وہاں پہ یہ سردار بن گئے, لیڈر بن گئے اس کے. سو یہ وہ ایک بالکل مقامی جو وہاں کے مسائل ہیں وہ وہاں پہ اپنے مسائل کے حل کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. وہ کوئی ایسا پارٹی تو ہے نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, آپ اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو وہ مولانا ہدایت اللہ صاحب کی ہدایت پہ یا ان کے کہنے پہ کسی پارٹی کو ووٹ دیں گے. اچھا, اب آپ کو نے دیکھنا ہو اگر سرداروں کی سیاست یا وڈیروں کی سیاست بلوچستان میں, تو اس کی ایک ایگزامپل ہم لسبیلا سے جام کمال صاحب کی لیتے ہیں. پچھلی دفعہ وہ باپ پارٹی سے تھے, جیت گیا, وہ نون لیگ میں تو جیت پھر بھی جائیں گے. ملک صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ابھی تو 2024 کے الیکشن کے بارے میں ایسی پریڈکشن میں تو نہیں مناسب سمجھتا کہ جی وہ جیت جائیں گے یا نہیں جیتیں گے, وہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ ہم پہلے اپنے ناظرین کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ بلوچ سرداروں کی ہے, اور ووٹ بینک بھی ان کا ہی ہے. وہ جس مرضی پارٹی کی طرف سے بلوچ سردار آئے گا, وہ پیپلز پارٹی سے آئے, وہ PTI سے آئے, وہ بلوچستان نیشنل پارٹی, جس سے بھی آئے گا, وہ ظاہر ہے اس کے اپنے ٹرائب کے, اپنے اس کے برادری کے ان کے ووٹ ہیں, وہ اس وجہ سے وہ ایک وننگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے. تو ابھی تو میں 2024 کا یہ جام صاحب کا اللہ کرے ایسے ہی ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں. باقی وقت پہ پتہ چلے گا جب پولنگ کمپلیٹ ہوگی, تو پھر ہم 8 کو شام کو ہی ڈسکس کریں گے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. اچھا, ویسے جمعیت العلماء اسلام واحد پارٹی ہے جو پشتون ایریاز کے ساتھ کچھ بلوچ ایریاز میں بھی پاپولر ہے, جس میں واشک ہے, خران ہے, کلات ہے. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں. جو ہمارے والنٹیئرس نے ہمیں اسیسمنٹ وہاں سے ڈسٹرکٹس میں کر کے دیے, بڑی اوتھینٹک اسیسمنٹ ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جو پاپولر ووٹ ہے, جو ہماری ریپبلک پالیسی کی میتھڈولوجی ہے, پاپولر ووٹ بالکل بھی BAP بلوچستان عوامی پارٹی کا نہیں ہے, لیکن وہ کلٹ ہے الیکٹیبلز کا, اس وجہ سے ووٹ لے لیتے ہیں. تو ملک صاحب ان کے مطابق نہ ادھر تحریک انصاف کا کوئی پاپولر ووٹ ہے بہت زیادہ, کچھ ووٹ ہو سکتا ہے, نہ ادھر کوئی نون لیگ کا ووٹ ہے بہت زیادہ, نہ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے, نہ ہی BAP کا ووٹ ہے. یہ چاروں پارٹیز الیکٹیبلز کے ذریعے اپنی سیاست کریں گی. اس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل, یہ بالکل درست انالیسز ہے, درست تجزیہ ہے کہ پہلے بھی جس طرح ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں پہ پارٹیوں کا ووٹ, وہ اس کی پرسنٹیج اگر ایگزسٹ کرتے بھی ہیں تو وہ بڑی نومینل سی. انفیکٹ وہاں پہ ووٹ ہے ان سرداروں کا, ان کے جو الیکٹیبلز ہیں ان کا ووٹ ہے, وہ
कंटेस्ट करते हैं, पार्टियों की भी मजबूरी है, वो उन्हीं इलेक्टेबल्स को लेती है कि वो उनकी तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई अभी बहुत टाइम चाहिए बलूचिस्तान को पॉलिटिकली इस स्ट्रीमलाइन इस पोजीशन में आने के लिए कि वहाँ पे इलेक्टेबल्स की अहमियत कम हो और पार्टियों की अपनी परसेंटेज वोट की वो बेहतर हो जाए, उसके लिए अभी बलूचिस्तान को काफ़ी टाइम चाहिए। नहीं, उसमें भी एक इशू है, जो पॉपुलर वोट है बलूचिस्तान का, वो तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मानते ही नहीं है, वो पाकिस्तानी सियासत पे उसकी रिजर्वेशन है। अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो वो तो धड़ों का वोट है ना, धड़ों का वोट तो हर जगह पड़ रहा है। पॉपुलर वोट हमने पहले भी बात की नाजरीन के, जो बलूचिस्तान का पॉपुलर वोट है, यूथ का पॉपुलर वोट है, उसकी पाकिस्तानी सियासत के ऊपर सीरियस रिजर्वेशन है। तो उनकी जो पॉपुलर वोट है उसको हम उस लिहाज से मेजर नहीं कर रहे, क्योंकि मेजर इसलिए नहीं हो सकता कि पॉपुलर वोट बहुत कम बच जाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाता है ज़्यादा, इसलिए हम धड़ों के वोट को उनकी बारे में बात कर रहे हैं। वो ज़ाहिर एक सरदाराना निज़ाम बड़े अरसे से चल रहा है। तो आखिरी क्वेश्चन है मेरा दोनों हजरात से, चीना साहब, आपके ख्याल में जो फिर बलूचिस्तान है दोबारा इलेक्टेबल्स के ही हाथ में जाएगा? देखिए, आपको पिछले 15-20 दिन की जो खबरें हैं उन पर ज़रा नज़र डालेंगे तो आपको पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों पार्टियों के जो सरबराहान थे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये वहाँ पे गए। वहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे लोग किसी और पार्टी में थे तो अब इनकी पार्टियों में शामिल हुए, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, खा नून लीग है। तो ये बड़ा क्लियर है, इंडिकेशन तो है कि अब पार्टियां वहाँ पे कौन लोग किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो सिर्फ इसीलिए है कि इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है। तो इलेक्टेबल जो है वहाँ पे सियासत जो है इलेक्टेबल्स के इर्द गिर्द घूम रही है। और जो बात आपने की कि पॉपुलर वोट जो है, तो आप देख ना इस्लामाबाद में पिछले 20 दिन से लोग बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ पे सारे जो है उनके मुख्तलिफ मसाइल हैं जिनका किसी अलग प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। तो वो लोग कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम है, जो पाकिस्तान की सियासत है, मेन सियासत, उसमें शायद शामिल होना नहीं चाहते, और जिसकी वजह से वहाँ पे वोट भी बड़े, वोट की जो रेशो है वो बड़ी कम होती है। जी मलिक साहब, आखिरी क्वेश्चन का वही पार्ट के जो पॉपुलर वोट है बलूचिस्तान का, सबसे पहले उसको पाकिस्तान के सियासी धारे में लाने की ज़रूरत है, फिर ही उसके पॉपुलर वोट पे बुनियादी असेसमेंट की जा सकती है। जी दुरुस्त फरमाया आपने कि जो वहाँ पे बलोच नौजवान हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ज़ाहिर है जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो वो मेन धारे में कैसे आएंगे। तो अभी तक जो बलूचिस्तान की टोटल ओवरऑल और बलोच बेल्ट बिलखसूस, तो वो इलेक्टेबल्स के पास ही है, इलेक्टेबल के सहारे पे ही सब जमातें जाएंगी। कि जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया कि जी वो कुछ लोग जो पहले बाप पार्टी में तो वो PMLN में शमूलियत अख्तियार की है या पीपल्स पार्टी में, तो वहाँ पे सियासी जमातों की मजबूरी है उन सरदारों को लेने के लिए कि वो सरदार चाहते हैं पार्टियाँ कि ये हमारी तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करें ताकि उनकी वहाँ पे प्रेजेंस हो कि जी पीपल्स पार्टी ने वहाँ से इतनी सीटें जीती हैं या PMLN ने। इनफैक्ट वो सीटें उन सरदारों की ही हैं, उन सरदारों ने ही जीतना है। और जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जी अभी टाइम चाहिए बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान के नौजवानों को मेन धारे में शामिल होने के लिए। वहाँ पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ अपना होमवर्क करें और उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करें तो फिर ही है, अदरवाइज़ तो जो पॉपुलर वोट है वहाँ का नौजवान तबका जो है उनके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके इर्द गिर्द ही रहते हैं। जी, उनके प्रॉब्लम बिल्कुल बलोच नेशनलिज्म के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। नाज़रीन, आखिर में क्योंकि बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशस्तें हैं, इसलिए सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ वो बलूचिस्तान की 16 सीटों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देती, बल्कि बलूचिस्तान की सारी सीटों से ज़्यादा तो कराची की सीट्स हैं 22 के करीब। इस वजह से बलूचिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए और एक फंक्शनल फेडरलिज्म के लिए। हम बलूचिस्तान के तीनों पार्ट्स, कोयटा, पश्तून बेल्ट और बलोच बेल्ट के बारे में प्रोग्राम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके सियासी, समाजी और पॉलिटिकल मसाइल भी आपकी खिदमत में गोशगुजार करें। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। छीना साहब, मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।